हाँ जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। थर्ड जो प्रैक्टिस सेट आपका था यूट्यूब पे अपलोडेड था, उसके डाउट्स का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में डाउट पूछा गया शिव के द्वारा। क्या पूछा गया? प्रोबेबली द मोस्ट यूजफुल मेजरेबल प्रॉपर्टी इन द सोइल प्लांट एयर सिस्टम इज। सबसे पहले तो एक वर्ड ये आ गया, सोइल प्लांट एयर सिस्टम। आपको मैंने पढ़ाया उस टाइम, मैंने इस चीज के बारे में आपको बताया था। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SPA सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि पानी सबसे पहले सॉइल में रहेगा, सॉइल से प्लांट में आएगा, प्लांट से फिर से एयर में चला जाएगा, एयर से फिर से बारिश होगी, बारिश होकर के फिर से सॉइल में आ जाएगा, फिर से प्लांट में आ जाएगा, फिर से एयर में चला जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। इस चीज की वजह से इनको क्या बोल दिया गया? सोइल प्लांट एयर सिस्टम। एक बात। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो यूनिट्स दी गई है, इन यूनिट्स में से कौन सी यूनिट जो है वो सोइल प्लांट एयर सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? तो देखिए ऑप्शन में आपको ए और डी तो सीधा सीधा हट गया, क्योंकि डी में लिख दिया गया रेडोक्स। तो रेडोक्स आप अच्छे से जानते हो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल कौन सी जगह पे काम काम करता है भाई? मैट्रिक पोटेंशियल काम करता है इम्बाइबेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे बी और सी के बारे में। बी में क्या बोला गया? वाटर पोटेंशियल। और सी में बोला गया क्या? ऑस्मेटिक पोटेंशियल। क्या मैं वाटर पोटेंशियल को आपके डीपीडी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और क्या मैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को आपके ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो क्या हो रहा है कि सोयल में पानी आ रहा है, और सोयल से प्लांट में पानी आ रहा है, और प्लांट से आगे हवा में चला जा रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर या फिर डीपीडी? तो जवाब आएगा जी निकल के डीपीडी। तो डीपीडी निकल के आएगा तो यार वाटर पोटेंशियल पे चले जाओ ना, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो प्रेशर है जो प्रेशर ऑस्मोसिस को नहीं होने दे रहा। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर को हम अप्लाई नहीं करते, सेल अप्लाई करती है। उस प्रेशर को बोला जाता है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना है इस चीज को। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर चीज तो एक ही है। बस वो एक मॉडर्न थ्योरीज में और आपके पुरानी थ्योरीज के अंदर इनको अलग अलग टर्म दे दी गई। साइन एक दूसरे के उल्टे हैं, बाकी चीजें तो सेम है, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्या हो गया? हाई वाटर पोटेंशियल जहां होगा, यानी जहां पे पानी की ज्यादा मात्रा होगी, वहां से लो वाटर पोटेंशियल, यानी जहां पानी की कम मात्रा होगी, पानी उस साइड में क्या कर लेगा? बहाव कर लेगा अपना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपके? बी, वाटर पोटेंशियल। क्योंकि ए और डी तो सीधा निकल गया। बी और सी में हम देखेंगे तो सी वो वाला प्रेशर है। देखो मैं इसको पोटेंशियल नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि हमें तो चीज को समझना है ना, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बोल लो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल लो, बात एक ही है। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल आ रखा होता तो न्यूमेरिकल में हम जानते हैं कि फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल दे रखा है या ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, इस चीज को अच्छे से स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूंगा वाटर पोटेंशियल के बारे में, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस आपके क्या? टर्गर, आपके प्रेशर पोटेंशियल या फिर टर्गर पोटेंशियल। जबकि बात करूंगा मैं किसके बारे में? मैं अगर बात करता हूँ डीपीडी के बारे में, तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज में चीजें अलग अलग हो जाती है, इसलिए अगर ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होता, वो वाला क्वेश्चन जो आपने इस पेपर में एक क्वेश्चन में दिया था, आपने डाउट पूछा उसमें, उस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता तो मैं इस चीज की तरफ ध्यान देता कि पोटेंशियल दिया है या प्रेशर दिया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे थ्योरी वाला क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैं पोटेंशियल और प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मैं कंसेप्ट को समझूंगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साहिल के द्वारा कि ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट, कि एक यहाँ पे जो आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो क्या नहीं है? मेम्ब्रेन नहीं है जिसपे, यानी झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है इनमें से? तो देखिए मुझे ना यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन होती है ऐसी चीजों में। कंफ्यूजन हमेशा उस जगह पे होती है जिन चीजों के बारे में हम जानते नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में तो हम जानते हैं, 2 लेयर पाई जाती है। एक लेयर बाहर की तरफ, अंदर वाली लेयर फोल्ड होकर के क्रिस्टी का निर्माण कर लेगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया तो गया, ठीक है। इस पे तो मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब बच गया आपका राइबोसोम और लाइसोसोम। अब लाइसोसोम भी कंफ्यूज कर रहा है आपको। राइबोसोम पे आपके डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इसने ए और डी ऑप्शन कुछ ऐसे दे दिए जिन ऑप्शन के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, जिन ऑप्शन के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। तो देखिए आपने क्या पढ़ रखा है? आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ रखा है, ठीक है। क्या यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं? डेफिनेटली यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S और 80S। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूंगा
तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? जी 70S टाइप के पाए जाते हैं, बाकी कोई नहीं पाए जाते। तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है ना उसमें, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की तो एक अपने आप में स्पेशलिटी है कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाया नहीं जाता। झिल्ली वाला कोई भी कोशिकांग आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया ही नहीं जाता। इवन यहाँ तक कि न्यूक्लियस जो होगा वो भी डिफ्यूज्ड रहेगा। ठीक है, ये अपन ने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया, मतलब जो फर्स्ट सेकंड मॉक टेस्ट था उसके जो डाउट्स थे उसके अंदर हमने ये कर लिया कवर। उसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाह रहे हो ना, तो वो सेल वाली वीडियो पे चले जाना, वहां पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सारी चीजें मेंशन की हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब बच गया जी एक सवाल बच गया कि क्या है स्फेरोसोम और क्या है लाइसोसोम। देखिए एग्जाम देने के बाद में या प्रिपरेशन के टाइम पे तो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में मैं जो आपको चीजें देता हूँ ना, उन चीजों को आप ये सोचा करो कि आपके सामने अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट या फिर सही अटेम्प्ट करने के लिए क्या करोगे। अगर मेरे पास में ये क्वेश्चन आता तो मैंने ए और डी नहीं पढ़ रखा, वैसे आपने डी तो पढ़ रखा है, कहाँ पे लाइसोसोम आपने पढ़ रखा है जिसके अंदर सारी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन आपने ए नहीं पढ़ रखा। स्पेरोसोम्स बहुत कम पढ़ते हैं अपने या फिर नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ये नहीं देखने की जरूरत कि स्पेरोसोम क्या है और क्या नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत है कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन को मैं नहीं जानता, लेकिन क्या बी और सी में से कोई 100% ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके अंदर मुझे कोई डाउट ही ना हो। तो वो ऑप्शन है ना आपके सामने, सी राइबोसोम ऑप्शन है तो सही आपके सामने। आप राइबोसोम को अच्छे से जान सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जा रहा है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल वो वाले पाए जाते हैं जिन पे कोई कोशिका, जिस पे कोई झिल्ली होती नहीं है, जिस पे कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, जो आप एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो एमसीक्यूज वैसे के वैसे एग्जाम में आएंगे। हो सकता है वहां पे कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, लेकिन आपको हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन को, वो चीजें सीखनी है। ध्यान रखना, प्रैक्टिस में हमेशा वही चीजें सिखाई जाती है। क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस भी हो रही होगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि अपोजिट टीम वाला बॉलर किस तरीके से बॉलिंग करेगा, उसी तरीके की बॉलिंग करेगा जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने प्रैक्टिस में करी है। पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉलिंग्स करवाते हैं ताकि उनको क्या हो जाए, हर बॉल को अच्छे से प्ले कर सके वो हर बॉल पर। ठीक है, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना सीखना है कि किस तरीके से एमसीक्यूज को हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आगे देखिए, नॉलेज एक अलग चीज है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करोगे, वो चीज ध्यान रखना, वो चीजें सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, इन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड स्टोमेटा द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, यानी कि स्टोमेटा के खुलने के अंदर इनमें से कौन सा है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने क्वेश्चन समझ लिया, हाँ जी मैंने क्वेश्चन समझ लिया, आगे पढ़ते हैं इसमें से। सबसे पहले बोला गया शेप ऑफ द गार्ड सेल, मैं खुश हो गया, मैंने कहा बल्ले बल्ले अपने मार्क्स पूरे आ गए। ए को क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गया, अपन भी अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं कि जी ठीक है 39 नंबर डाउट को डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं करना। क्या करना है, आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ए आपका राइट आंसर है या बी या सी राइट आंसर है, तो भी आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखना जरूर है, हो सकता है वो और ज्यादा सही हो। ठीक है, अगर डी ऑप्शन ऑल द अबो है, अगर डी ऑप्शन ऑल द अबो है, उसके बाद में कोई दो ऑप्शन को चेक कर लिया करो, दो ऑप्शन अगर 100% सही हो रहे हैं ना, तो हो सकता, तो फिर डेफिनेटली आपका राइट आंसर डी होगा, वहां पे आपको तीसरे ऑप्शन को जज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दो आंसर, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो ऑप्शन क्या है, कुछ कुछ ठीक बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा थोड़ा कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ ये मैं आंसर हो सकता हूँ, और डी डी ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ वो नहीं है, उस कंडीशन में, या फिर बोथ ए एंड बी टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है, उस कंडीशन में आपको ज्यादा सही को चूज करना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पे गार्ड सेल्स की जो शेप होगी, उस शेप के अकॉर्डिंग ही वो आपके स्टोमेटा खुलने बंद होने का काम करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा शेप अकेला क्या कर लेगा, अगर आपकी वो टर्गिडिटी नहीं होगी उसके अंदर, तो अब वो टर्गिड कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द सेल, आपने ये चीज अच्छे से पढ़ रखी है, मैंने आपको पढ़ाई है अच्छे से, कि जो एपिडर्मिस सेल्स होती है, आप जाना ट्रांसपिरेशन वाले लेक्चर में जाना, तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा लीफ एनाटोमी में कि क्लोरोफिल जो सॉरी जो एपिडर्मिस सेल्स होती है, एक पत्ती होगी, पत्ती के अंदर अलग अलग टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि आपके वेस्कुलर बंडल हो गए, उसके अलावा आपके मिजोफिल सेल्स हो गए, उसके बाद में आपकी एपिडर्मल सेल्स होगी और आपकी गार्ड सेल्स होगी। तो आपको पता है कि मिजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल पाए जाने के कारण या क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण करेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड काम में ली जाएगी, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे काम में ली जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन,
क्या एपिडर्मिस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? नहीं पाया जाता। गार्ड सेल्स में डेफिनेटली पाया जाता है, मैंने आपको करवाया हुआ है ये सारा का सारा। एपिडर्मिस सेल्स और गार्ड सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्लोरोफिल पाया जाएगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा गार्ड सेल्स के द्वारा। जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो पीईपी फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ मिलकर के किसका निर्माण कर लेगी? मैलिक एसिड का निर्माण कर लेगी। अब ये मैलिक एसिड टूट जाएगा किसके अंदर? मैलेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में। H पॉजिटिव आयन को गार्ड सेल से बाहर कर दिया जाएगा, उसके बदले में पोटेशियम को ले लिया जाएगा। पोटेशियम को जैसे ले लिया जाएगा, उसके साथ में क्लोरीन को भी ले लिया जाएगा। पोटेशियम अंदर आकर के किसके साथ जुड़ जाएगा? मैलेट आयन के साथ जुड़ करके पोटेशियम मैलेट का निर्माण करेगा, जो कहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा? कोशिका की गार्ड सेल्स की वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाएगा। अब क्योंकि गार्ड सेल की वैक्यूल के अंदर पोटेशियम भी हो गया, मैलेट आयन भी हो गया और क्लोरीन भी आ गया, तो इन सारों के आने की वजह से वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाई होगी। अब कंसंट्रेशन जैसे ही हाई होगी तो वो किस ओर जाना चाहेगी? वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विसरण या फिर डिफ्यूजन करना चाहेगी। लेकिन जैसे डिफ्यूजन करना चाहेगी, सेल मेम्ब्रेन क्या बोलेगी? आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो डिफ्यूजन क्या बोलेगा कि जी अपना तो सिद्धांत ही एक ही है कि दुनिया बदले बदले कौन ना बदले, आपके इक्विलिब्रियम कभी ना बदले। मुझको तो इक्विलिब्रियम स्थापित करना है, एक जैसा काम करना है सबके लिए, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में आप क्या काम कीजिए? पानी को अंदर भेज दीजिए। और आपने क्योंकि मेरे लिए एक स्पेशल से कंडीशन करी है, डिफ्यूजन के केस में आपने स्पेशल कंडीशन को यूज किया है, तो मैं इसको नाम दे दिया ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस होगा तो पानी अंदर आएगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, या फिर लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और पानी अंदर आएगा तो अंदर आकर के स्टोर कहाँ होगा? वैक्यूल में स्टोर होगा। वैक्यूल में स्टोर होगा तो कोशिका क्या करेगी? फूल जाएगी। कोशिका फूल जाएगी तो अब उसकी विचित्र शेप के कारण, अब गार्ड सेल्स की शेप अजीब सी होने के कारण वो इस तरीके से ओपन, इस तरीके से फूलने पे एक बीच में छिद्र का निर्माण करेगी, जिसे अपने स्टोमेटा बोलते हैं। तो वहां से क्या होगा? एयर एक्सचेंज हो सकती है। तो सोच के देखो कि कहाँ पहुंच रहे हैं अपन। शेप तो सबसे लास्ट पार्ट है, तरकीडी अगर नहीं होगी तो फिर पड़ी पड़ी क्या करेगी वो शेप वैसा, ठीक है ना? तो इसको अपन अगर वैसे देखेंगे तो ए आप राइट आंसर कर लोगे, लेकिन हमने और अगर ऑप्शन सामने से चेक किए तो बी राइट आंसर निकल के आएगा। सी अगर देखा हार्मोन कंटेंट ऑफ द सेल्स, ठीक है, इतना कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमें। डी को देखा, ये भी इतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ अगर ऑप्शन में इस क्वेश्चन में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा लिखा गया है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है तो यहीं पे सी राइट आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एबीए क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या है। एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, एक फाइटो हार्मोन है, और वो क्लोज कर देता है स्टोमेटा को। कैसे? पोटेशियम को नहीं आने देता अंदर, ठीक है। इस सारी चीजों के करके क्या कर देगा? रोक देगा। अपन ने ये चीजें कहाँ पे डिस्कस कर ली? एक दो दिन पहले अपन ने पढ़ा है ना वो एब्सिसिक एसिड, फाइटो हार्मोन्स, वहां पे ये चीज डिस्कस कर ली, वो किस तरीके से स्टोमेटा को क्लोज करेगा। मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा, वहां से निकल के आ जाएगा। सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ध्यान दिया करो, हर एक ऑप्शन को चेक किया करो, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ए थ्रूली क्लीन्ड गोट ब्लेडर इफ फिल्ड विद सिरप। अब यहाँ पे देखिए, गोट ब्लेडर जैसे ही इसको बोल दिया। हाँ जी, आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन इजी कैसे था कि यहाँ पे कुछ भी नई बात नहीं हो रही, वही बातें हैं, लेकिन उनको घुमा फिरा दिया गया। गोट ब्लेडर यहाँ पे यूज कर लिया गया। तो गोट ब्लेडर है क्या चीज? ठीक है, गोट ब्लेडर क्या है? एक तरीके से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही तो काम करेगी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब वही क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखना। एक आपके पास में पानी का कंटेनर है, उसके अंदर आपने पानी डाल रखा है, और आपने क्या कर दिया? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर सिरप डाल दिया। अब क्या होगा? अब हमें पता है कि आपने ना एक कोशिका को रख दिया या फिर एक मटेरियल को रख दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफरेंट करके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो अब क्या हो जाएगा? पानी अंदर आ जाएगा। जब पानी यहाँ से अंदर आ जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो क्या हो जाएगा? तो इसका लेवल अप हो जाएगा। और वही चीज इस क्वेश्चन में पूछ रखी थी। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखें इस तरीके से, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, घुमा फिरा के दे दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोला गया। क्लीन गोट ब्लेडर। अब यहाँ पे वही चीजें सारी, सिरप भर दिया गया, टाइटली टाई कर दिया गया। टाइटली टाई करने का मतलब उसे अच्छे तरीके से बांध दिया गया, और बाद में उसे एक वाटर वेसल के अंदर डुबो दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस होगा। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या? पानी बाहर को आ जाएगा। पानी बाहर को कब आएगा? जब सॉल्यूशन कौन सा होगा? हाइपरटोनिक। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
उसके बाद में क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद इन द ब्लैडर विल रिमेन कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो तब रहेगी जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि बाहर और अंदर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो। यहाँ तो कंसंट्रेशन इक्वल है ही नहीं, बाहर पानी है और अंदर सिरप है। पानी की कंसंट्रेशन लो होगी डेफिनेटली और सिरप की कंसंट्रेशन डेफिनेटली हाई होगी, तो ये वाला भी गलत हो गया। उसके बाद में कहता है द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद इन द ब्लैडर विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, सिरप अंदर होगा हाई कंसंट्रेशन, बाहर लो कंसंट्रेशन है। डिफ्यूजन सिरप को बोलेगा कि सिरप भाई साहब आप एक काम करो, यहाँ से डिफ्यूज कर जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो और फटाफट से इक्विलिब्रियम स्थापित कर लो। जैसे ही सिर्फ बाहर जाने लगेगा, गोट ब्लेडर क्या करेगा, अब ब्लेडर बता देता हूँ क्या, गोट का मतलब वही बकरी और ब्लेडर का मतलब यानी क्या, मूत्राशय। ठीक है, एक तरीके से फिल्टर का काम करता है ब्लेडर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके जो गोट ब्लेडर होगा वो उसको बाहर नहीं जाने देगा, सिरप को बाहर नहीं जाने देगा, उसको बोलेगा आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है, सेलेक्टिवली परमिएबल हो, कुछ चीजें बाहर जा सकती है, कुछ चीजें बाहर नहीं जा सकती, आप अलाउड नहीं हो बाहर जाना। तो फिर सिरप की टेंशन हो जाएगी कि अब क्या करें। तो फिर वही डिफ्यूजन बोलेगा कि देख अपना तो कर्म एक ही है, अपने को तो करना ही करना है इक्विलिब्रियम हर हाल में स्थापित, हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर को पानी, बाहर से पानी को अंदर बुला लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। अगर बाहर से पानी अंदर आएगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या पानी अंदर आएगा, लेवल इंक्रीज नहीं होगा, डेफिनेटली लेवल इंक्रीज होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, सी निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। होपफुली जो क्वेश्चन इससे थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया वही सेम क्वेश्चन ही था, ये सेम कंसेप्ट था, सारी चीजें वही थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। अब इस क्वेश्चन में ना वैसे तो कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके लिए नया क्वेश्चन हो ये। देखिए क्या बोला गया, इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय डीएनए। अब मैं सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, केवल इतनी चीज पढ़ रहा हूँ, डीएनए। और उसके बाद में मैं कहाँ आ जा रहा हूँ, सेंट्रल डोग्मा पे आ जा रहा हूँ। हमको पता है कि डीएनए जो होगा वो क्या बनाएगा, एमआरएनए। डीएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए, और एमआरएनए बाद में चल करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो डीएनए होगा वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, बस इतना मोटा मोटा चीज पूछ रही है ये। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा और सेकेंडरी बाद में टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, तो वो एक अलग सीन हो गया। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, इस चीज से आप क्लियरली समझ जाओगे कि ये आपके सामने एमिनो एसिड्स हैं, छोटे छोटे, बोला ना मोती के जैसे एमिनो एसिड्स को शो करते हैं अपन। तो यहाँ पे एमिनो एसिड्स आपस में मिल करके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करके किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। इसको बाद में फोल्ड कर दिया जाता है, थोड़ी छोटी बॉन्डिंग हो जाएगी, जैसे क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं ना, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग होकर के थोड़ा और जटिल संरचना का निर्माण कर लेंगे, फिर ये थोड़ा और आपस में उलझ करके थोड़ी और जटिल संरचना का निर्माण कर लेंगे। इसी तरीके से ये आपस में उलझ करके या फिर आपस में बॉन्ड बना करके क्या करते रहेंगे, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करते रहेंगे, जिन्हें हमने क्या बोल दिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ प्रोटीन की संरचनाएं। ठीक है, ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ इससे पहले, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का इसने तरीका चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्या बोला गया, वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इनसाइड द सेल वॉल। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करें। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप सारे लोगों के लिए नया होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नया क्यों है, क्योंकि ये जनरल सेल का क्वेश्चन है ही नहीं। कुछ फंगस होती है, कुछ फंगस होती है। फंगस क्या किसका निर्माण करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, स्पोर का निर्माण करती है। फंगस किसका निर्माण करेगी, स्पोर का। तो ये जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से होती है, वो लोमासोम पार्ट से होती है फंगस में। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर किससे रिलेटेड हो गया, फंगस से रिलेटेड हो गया, इसलिए जनरली अपन इसको पढ़ते नहीं है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करें, नेगेटिव मार्किंग होती है ना एग्जाम में, इसलिए छोड़ देंगे इसको, आगे निकल लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ने के लिए सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या बोल दिया गया, वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब पहले बता देता हूँ आपको होता क्या है। यहाँ पे क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कहाँ पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो बाहर पाया जाएगा, लेकिन सेल वॉल के अंदर पाया जाएगा। अगर मैं प्लांट सेल या फिर फंगस वगैरह इनकी बात करूँ तो क्या हो गया, ये सबसे बाहर सेल वॉल, उसके बाद में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बोल दिया कि सेल वॉल के तो अंदर पाया जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाया जाएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कौन सा ऑर्गेनल इनमें से पाया जाएगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे लोमासोम। आपको ध्यान ही रखना है इसको, यहाँ पे इमेज में मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो पार्ट होगा, अब ये वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये वाली क्या है, सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो पार्ट पाया जा रहा है उसको हमने क्या वर्ड दे दिया, लोमासोम दे दिया। कुछ एक फंगस में पाया जाता है ये। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पहला विजिबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसमें ना कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई स्लाइड है, ये आपको प्रीवियस स्लाइड पढ़ाई हुई है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया
सेक्स एस्टेब्लिश्ड दैट स्टार्च वाज द विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एज इट इज क्वेश्चन था, आपको मटेरियल दिया हुआ, उसी मटेरियल में से एज इट इज क्वेश्चन उठाया हुआ था। फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे वो क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि कम से कम जो आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। हमारी गलती पता है क्या होती है? हमारी गलती ये हो जाती है कि हमारे पास 2-4 अच्छी किताबें होती हैं या फिर अच्छा लिटरेचर अवेलेबल रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या गलतियां करते रहते हैं? हम गलतियां करते रहते हैं, बार बार उनको नहीं पढ़ते, हर बार नए मटेरियल की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि नहीं यार, इस बुक को पढ़ लिया, दूसरी बुक को पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लिया, दूसरी को पढ़ लेते हैं। डेफिनेटली आप केवल एक बुक पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, आपको कुछ एक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन कुछ एक किताबें जो आपके पास है उनको तो कम से कम अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में अगली बुक पे आइए ना। ऐसा तो कोई फायदा ही नहीं होगा इस तरीके से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को आपके उस मूव से कोई खतरा नहीं है जो आपने, आपके उन 1000 मूव से कोई खतरा नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस किया हो, लेकिन आपके उस एक मूव से दूसरे को आपसे खतरा हो सकता है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। ठीक है ना? और ये एक सिमिलर लाइंस है, ब्रूस ली ने भी ऐसी लाइंस बोली है, उन्होंने भी ये चीजें बोली है कि मैं केवल उस आदमी से डरता हूँ जो आदमी किसी एक चीज में माहिर हो, उससे नहीं डरता जो हर चीज के अंदर थोड़ा 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 एवरेज हो। ठीक है, उससे मुझे कोई डर नहीं लगता, ध्यान रखना। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और ऐसा होता है एग्जाम में, ऐसा बहुत बार होता है, बाद में आप अफसोस करते हो, लेकिन बाद में अफसोस करने से होता क्या है? कुछ नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। अब इसमें प्लाज्मा लेमा यानी कि क्या मतलब हो गया इसका? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा का मतलब क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। तो इसने मोटा मोटा चीज पूछ लिया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो आपको पता है स्टार्च सेलुलोज हेमिसेलुलोज के रूप में नहीं पाया जाएगा, किसके रूप में पाया जाएगा? फोस्फोलिपिड के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, या फिर फोस्फोप्रोटीन बोल दिया इसने। अब एक छोटी सी चीज है उसको समझना, जो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होंगे, वही कार्बोहाइड्रेट कल को यूज किए जाएंगे लिपिड के निर्माण में। फिजियोलॉजी का एक टॉपिक मैं आपको बाकी बता रहा हूँ अभी, फैटी एसिड सिंथेसिस, उसके अलावा सारा हमने कवर कर लिया। तो फैटी एसिड सिंथेसिस में हम ये पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से लिपिड कैसे बन जाती है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी चाहिए थी कि प्लाज्मा लेमा यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? एक तो लिपिड पार्ट पाया जाएगा, दूसरा प्रोटीन पार्ट पाया जाएगा, हम इसे लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक लिपिड पार्ट, दूसरा कौन सा? प्रोटीन पार्ट। ठीक है, सैंडविच रहता है, दो प्रोटीन पार्ट, उनके बीच में लिपिड पार्ट रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए था, आपको डायरेक्ट डी ऑप्शन पे जाना चाहिए था, क्योंकि जो आपके सेलुलोज और हेमिसेलुलोज है वो सेल वॉल का हिस्सा है, सेल आपके मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स वुड ड्राई अप लास्ट। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होम साइंस वाला क्वेश्चन है, आप इसे वैसे ही कर सकते थे, आपको डाउट पूछने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है, अपन क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि ये पूछना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स वुड ड्राई अप लास्ट, कि इनमें से कौन सी पत्तियां सबसे लास्ट में सूखेंगी। ठीक है, अगर आप पत्तियों के केवल ऊपर वाली सरफेस पे ग्रीस लगा देते हो, अब ग्रीस समझते हो ना, अगर आपने कभी गाड़ी वाड़ी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखा होगा, सर्विस वर्विस करवाई होगी तो आपको, या फिर एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको ये पता होगा, ग्रीस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जो लिब्रिकेशन के काम आता है। ठीक है, जो आपके बेरिंग्स वगैरह होते हैं उनमें लगा देते हैं ताकि वो जाम ना हो जाए। जैसे अपने आप घरों में जो सिलाई मशीन यूज करते हैं उसमें ऑयलिंग करते हैं ना, बस वो सेम वाला प्रिंसिपल है ग्रीस के साथ में। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि केवल मैं पत्ती की ऊपर वाली सरफेस पे ग्रीस लगा देता हूँ, या फिर मैं पत्ती के नीचे वाली सरफेस पे लगा दूं, या मैं दोनों सरफेस पे लगा दूं। ठीक है, या फिर क्या हो जाए, या फिर मैं क्या करूं, या फिर दोबारा से बता देता हूँ। क्या बोला गया कि इनमें से सबसे लास्ट में कौन सी पत्ती सूखेगी, या तो मैं केवल ऊपर वाली सरफेस पे ग्रीस लगा दूं, या मैं केवल नीचे वाली सरफेस पे ग्रीस लगा दूं, या मैं दोनों सरफेस पे ग्रीस लगा दूं, या फिर दोनों ही सरफेस पे ग्रीस ना लगाऊं। ठीक है, तो इनमें से जिसने डाउट पूछा उसी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आप बताइए आपका क्या कहना है। हाँ जी राहुल, आप बताइए क्या कहना है आपका, कौन सी पत्ती पहले सर सूखेगी, कौन सी पत्ती सबसे लास्ट में सर आप सूखेगी? सी आंसर सही होगा, एकदम समझ नहीं आया था क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, कई बार हो जाता है अपन को कि बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, अपने को समझ में नहीं आते, लेकिन ध्यान रखा करो, क्वेश्चन को एनालिसिस किया करो बार बार, क्योंकि ध्यान रखो
कोई भी पेपर आपको फेल करने के उद्देश्य तो डेफिनेटली नहीं बनाया जाता, ठीक है। और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की खूबसूरती अपने आप में ये होती है कि वहां पे क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर भी आपके सामने होगा, रट्टा तो आपको मारना ही नहीं है, लैंग्वेज के चक्कर में उलझना ही नहीं है, ठीक है। ये केवल ग्रेजुएशन में ही दिक्कत रहती है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर नाइट्रिफिकेशन इन द सोइल, ठीक है। तो सोइल में नाइट्रिफिकेशन होने के लिए, यानी कि क्या बोल दिया गया, मिनरलाइजेशन होने के लिए, ठीक है, कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा इनमें से। तो टेम्परेचर, टिलेज और मॉइस्चर के बारे में अगर को छोड़ करके मैं बात करूं, सोइल रिएक्शन पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अंदर। मैंने आप लोगों को बोला भी था एक लेक्चर में कहीं पे कि आप मुझे बताना कि नाइट्रिफिकेशन के लिए बेस्ट पीएच कौन सी होती है। तो आपका फिर से मैं टास्क देता हूं आपको, आप लोग मुझे बताना नाइट्रिफिकेशन के लिए सबसे सुटेबल पीएच कौन सी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक बता देना। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वुड plants would metabolize be hindered if the leaves were coated with wax on the upper surface। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। in which of the following plants would metabolism be hindered if the leaves were coated with wax on the upper surface। अब क्या बोला गया यहाँ पे ये बोला गया कि इनमें से चार ऑप्शन दे दिए गए, चार प्लांट्स के नाम दे दिए गए और बोल दिया गया कि इन चारों प्लांट में से मुझे बता दीजिए कि ऐसा कौन सा होगा जिसके अंदर मैं प्लांट की ऊपर वाली सरफेस पे, प्लांट की पत्ती की ऊपर वाली सरफेस पे अगर मैं क्या लगा दूं, वैक्स लगा दूं, तो प्लांट की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ेगा, प्लांट के मेटाबॉलिज्म या फिर उसके उपपत्ति पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो ऊपर वाली ग्रोथ पे, अगर मैं बात करूं लीफ के बारे में, तो टेरेस्ट्राइल प्लांट के बारे में बात करें, स्थलीय पौधों के बारे में बात करें, तो अधिकांश स्थलीय पौधे ऐसे होते हैं जिनमें रंध्र कौन सी सतह पे पाए जाते हैं, पत्ती की नीचे वाली सतह पे पाए जाते हैं। यानी कि अगर मैंने कौन से प्लांट्स पे लगा दिए, आपके टेरेस्ट्राइल प्लांट पे लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली सरफेस पे लगा दिए क्या फर्क पड़ रहा है, स्टोमेटा खुले हुए हैं, खुले हुए, कार्बन डाइऑक्साइड मजे से आ रही है, ऑक्सीजन मजे से बाहर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, आपके सबमर्ज प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं अपन। सबमर्ज प्लांट के अंदर तो स्टोमेटा होते ही नहीं है, जीमा है, वहां आपके वैक्स लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा आपके एक्वेटिक प्लांट के, वो प्लांट जो सतह पे तैरते रहते हैं, पूरी तरीके से अंदर नहीं रहते, उन पौधों के बारे में बात करें तो उनके अंदर स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे, पत्ते की ऊपर वाली सतह पे पाए जाते हैं। अब उन पौधों में मैंने ऊपर वाली सतह पे अगर वैक्स लगा दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले पाएंगे। तो हमें यहाँ पे वो छांटना है जो पानी की सतह पे तैरते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वेलिसिनेरिया की। तो वेलिसिनेरिया आपने अगर बायोलॉजी से आपने पढ़ी होगी कहीं कभी भी, तो बायोलॉजी में स्पेसिमेन बनाते हैं ना, वहां पे आपने बायोलॉजी लैब में वेलिसिनेरिया देख रखा होगा डेफिनेटली। ये एक तरीके से एक एक्वेटिक प्लांट है, पानी के अंदर लगता है ये। हाइड्रिला के बारे में हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया, कल ही डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि हाइड्रिला जो होगा वो पानी के अंदर ही लगाया जाता है। बच क्या गया पिस्ता और लोटस। लोटस का मतलब क्या, कमल। पिस्ता के बारे में बात करेंगे तो ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इसके तो लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे। बच क्या गया, कमल। हम जानते हैं कि पानी की सतह पे तैरता रहता है कमल का पौधा, है ना। तो पानी की सतह पे तैरता रहेगा तो यानी इसके अंदर मतलब क्या, इसके ऊपर वाली सरफेस पे, जो लीफ की ऊपर वाली सरफेस होगी वहां पे रंध्र पाए जाएंगे, और वहां पे अगर रंध्र पाए जा रहे हैं तो उसकी वजह से, और ऊपर वाली सरफेस पे हमने वैक्स लगा दी तो मामला सारे खराब हो गया ना। राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया कि इन एन एक्सपेरिमेंट ए प्लांट इज ड्राइड, प्लेस्ड इन ए क्रूसिबल एंड स्ट्रांगली हीटेड एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, द रेजिड्यू इज कंपोज्ड ऑफ। वन बाय वन देखते हैं इसने क्या क्या डिटेल्स हमें दी है। इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई, एक प्रयोग में हमने हटा दिया, ये लैंग्वेज का पार्ट है। एक प्लांट इज ड्राइड, ठीक है, एक पौधे को सुखा लिया हमने। प्लेस्ड इन क्रूसिबल, अब मुझे नहीं पता क्रूसिबल क्या होता है, हालांकि मुझे पता है राइट नाउ, लेकिन मैं क्योंकि पहली बार मैं एग्जाम पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं जो हम नहीं जानते क्या होते हैं, तो मैं इसको उसी वे से लेकर के चलता हूँ कि क्या क्रूसिबल वर्ड के मतलब को जाने बिना इस क्वेश्चन को डिकोड किया जा सकता है। देखते हैं आगे क्या बोला गया। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग में, ए प्लांट इज ड्राइड, एक पौधे को सुखा लिया, प्लेस्ड इन क्रूसिबल, अब कहीं पे रख दिया, मुझे नहीं पता क्रूसिबल क्या चीज है, एंड स्ट्रांगली हीटेड एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और क्या किया गया, वहां पे बहुत ज्यादा गर्म हवा दी गई उसे। अब बहुत ज्यादा गर्म हवा दी गई, सूखा हुआ पौधा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, नहीं जल जाएगा, डेफिनेटली जल जाएगा। देन द रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब क्या हो गया, अवशेष, इज कंपोज्ड ऑफ, कि अवशेष में क्या क्या चीजें बनेगी, यानी कि यूं बोल दो मेरे सामने एक आदमी है, मैंने आदमी जला दिया, अब बताओ उसकी जो राख है उस राख में क्या क्या चीजें होंगी, तो ऑब्वियस है उसके अंदर मिनरल्स होंगे।
कार्बन होगा क्या? बिल्कुल होगा जी कार्बन, लेकिन अकेला कार्बन होगा क्या? अकेला कार्बन तो नहीं होगा। ठीक है, स्टार्स के बारे में बात करेंगे, स्टार्स कहाँ रहेगी जी? द ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब केवल 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड या कार्बोनेट्स बचेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे एलिमेंट्स के बनते हैं, 50-60 तक एलिमेंट्स के बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे केवल 3 एलिमेंट्स के बारे में बोल दिया और यहाँ पे 10 एलिमेंट के बारे में बोल दिया, ठीक है, तो 3 से तो 10 ज्यादा हो गए। हो सकता है उस पर्टिकुलर प्लांट को हमने जलाया, उसके अंदर 10 एलिमेंट थे जो जलने पे हमें प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे 3 से 10 ज्यादा हो गए, इसलिए हम 10 वाले ऑप्शन पे जाएंगे। बाकी प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है, और तकरीबन एक प्लांट के अंदर 45 अबो या फिर 50 या 55 इस तरीके के न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहते हैं। अब जलाने पे उसकी राख में कौन कौन से हमारे पास उपलब्ध होंगे वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं होंगे। 3 यहाँ पे इसने कौन सा कंसिडर कर लिया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है केवल ये 3 रहेंगे, और भी एलिमेंट्स होते हैं। अब क्रूसिबल के बारे में अगर बता दूं तो कुछ भी नहीं है, बस एक प्याला या एक कटोरा होता है, उसको बोलते हैं क्रूसिबल, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी आपको और ज्यादा एक्साइटमेंट और वर्ड के जानने के बारे में आप गूगल कर लेना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 76 पे। यहाँ पे बोल दिया गया एल्गी फ्लोट, फ्लोट का मतलब हो गया तैरना, इन वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। एल्गी जो होगी वो ना दिन के टाइम में तो आपके तैरती रहती है, किसके ऊपर? पानी के ऊपर। एंड सिंक ड्यूरिंग नाइट टाइम, बिकॉज सिंक का मतलब क्या हो गया? डूब जाना, और रात के टाइम में डूब जाती है। ऐसा क्यों हो जाएगा जी? तो ऐसा देख लेते हैं क्यों हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन, अब मुझे तो नहीं पता क्यों हो जाएगा ऐसा, मुझे ऑप्शन देख के पता लगना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन में से मैं कर पा रहा हूँ क्या इस क्वेश्चन को। मैंने पढ़ा नहीं आज से पहले ये क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया। दे बिकम लाइट ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड मटेरियल इन रेस्पिरेशन। इसने ये बोल दिया कि जो सुबह के टाइम में तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, खाना बन जाएगा, इसलिए उनमें वजन होता है, ठीक है, लेकिन रात के टाइम में ना वो हल्के हो जाते हैं। तो एक चीज है यार, रात के टाइम में हल्के हो गए तो डूबेंगे थोड़ी ना, हल्की चीज तो तैरती रहती है। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया यहीं से, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? दे बिकम buoyant in light due to accumulation of oxygen bubbles released in photosynthesis। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके ऑक्सीजन छोड़ी जाएंगी, ऑक्सीजन रिलीज की जाएंगी, तो तैरते रहेंगे उसके कारण सरफेस के ऊपर। थर्ड बोल दिया गया क्या? दे कम अप टू एंजॉय सनशाइन, कि वो ऊपर आ जाएंगे धूप को एंजॉय करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। लास्ट बोल दिया गया दे लूज वेट एट नाइट, रात के टाइम पे वजन लूज कर देंगे। तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। वजन लूज कर दिया तो भारी चीज सतह पे तैरती नहीं रहती, कभी भी भारी चीज डूब जाती है, हल्की चीज तैरती रहती है। ए और डी कट गया, सी के अंदर क्या रह गया? वो कह रहा है एंजॉय करने आएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ क्या रह गया? बी रह गया। मुझे ये क्वेश्चन ना आता था, मैंने आज से पहले ना इसको पढ़ा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए और डी और सी के अंदर तो बकवास लिखी हुई है, बिल्कुल सरासर गलत चीजें लिखी हुई है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ गया? बी निकल के आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, आप बताइए आप इसको कर सकते थे इजीली। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इसमें क्या बोला गया? बाय हार्मोन एप्लीकेशन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट। यानी क्या बोला गया कि हार्मोन के उपचार से, फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन के उपचार के द्वारा हम ना बीज रहित पौधे या बीज रहित फल उत्पन्न कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर सकते हैं जी। आगे इसने पूछ लिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा इट इज डिजायरेबल टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम हमारी डिजायर है कि काश बीज रहित अपने फल उत्पन्न हो। तो देखिए, टमाटर में बीजों का कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहेंगे कहीं भी साइड में। ऑरेंज में कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहेंगे। वाटरमेलन आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या चीज बोली गई है? यहाँ पे चीज बोली गई है डिजायर। यहाँ पे वर्ड बोला गया है डिजायर, और मैं इस चीज को प्रूव भी कर देता हूँ आपके सामने कि हमारी डिजायर है कि पोमग्रेनेट के अंदर ना बीज ना हो। हमारी डिजायर है ये कि पोमग्रेनेट के अंदर बीज ना हो। लेकिन सबसे पहले तो आपको डिजायर वर्ड को समझना पड़ेगा। डिजायर वर्ड का मतलब क्या होता है? डिजायर वर्ड का मतलब हो गया कोई भी इच्छा। अब जरूरी नहीं है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी का इस तरीके की डिजायर हो कि उसकी शादी हो और उसका ना जो वो आपके हस्बैंड हो या फिर व्हाटएवर फियांसे वो घोड़े पे बैठ करके आए, तो जरूरी तो नहीं ना आए, लेकिन क्या वो डिजायर भी नहीं कर सकती? वो सोच भी नहीं सकती ऐसा? डेफिनेटली वो सोच सकती है। तो सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, डिजायर पे कोई पाबंदी नहीं है। अब वो डिजायर प्रैक्टिकल बने ना बने वो एक अलग चीज है। काश की ऐसा हो जाए, काश की वैसा हो जाए, काश को आप थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है काश आप जो सोच रहे हो वो ही हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो बड़ा सोच रहे हैं कि काश एग्जाम ही ना हो, है ना, लेकिन ऐसा थोड़ा ना होगा। आप उनको ये चीज समझनी चाहिए कि भारत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। और एक और चीज, एक ना स्टूडेंट ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा था, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप वीडियोस देखते हो तो हो सकता है आपका कल्याण हो जाए।
उसने ये बोल रखा था कि भैया पढ़ लेना इस बार, नकल वकल वाला कोई सीन नहीं रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में दूर दूर बैठाएंगे और चेहरे पे लगा होगा मास्क, पूछ भी नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो पढ़ लेना आप सारे लोग अच्छे से। हाँ जी, तो यहाँ पे वही चीज है, डिजायरेबल टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट, डिजायर वर्ड को हमने समझ लिया अच्छे से। तो अब आप लोग बोलोगे कि नहीं हमारी तो ना डिजायर होती नहीं है पोमग्रेनेट के अंदर, आप गलत बोल रहे हो, हम तो चाहते हैं कि वाटरमेलन जैसी चीज के अंदर ना बीज ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारी डिजायर है पोमग्रेनेट के अंदर कि पोमग्रेनेट के अंदर बीज ना बने, ठीक है, तो हम फिर ऐसा कर क्यों नहीं सकते? तो कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि पोमग्रेनेट के अंदर इडिबल भाग, जो खाने योग्य भाग रहेगा फल का, वो क्या रहता है, जूसी सीड कोट, जो बीज होगा, बीज के ऊपर जो सीड कोट रहेगी, उसके अंदर जूस भरा रहेगा, वही पोमग्रेनेट यानी अनार का खाने वाला भाग रहेगा। ठीक है, तो इस चीज की वजह से हम ये तो कर नहीं सकते कि उसको बीज रहित कर दे, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, हमारी अब डिजायर है, घोड़े पे नहीं तो कम से कम गधे, सॉरी वो घोड़े पे नहीं आए कम से कम आपकी गाड़ी लेकर के तो आ जाए ना, किसी और तरीके से आ जाए, मतलब कि ठीक है मेरा ये सपना है कि मेरे पास एप्पल आईफोन हो, एप्पल आईफोन नहीं तो कम से कम सैमसंग का फोन तो हो ही जाए। ठीक है, कम से कम मुझे एमआई जैसे फोन से काम तो ना चलाना पड़े, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो पोमग्रेनेट के केस में क्या कंडीशन क्रिएट होगी, हमारी डिजायर तो थी, हमारी डिजायर तो थी कि काश सीडलेस बीज, सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन हम उसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, जो आपके बीज का सीड कोट रहेगा, जूसी सीड कोट रहेगी, वही ईडेबल भाग है, वही उसका इकोनॉमिकल पार्ट है, इसलिए हम बीज बनने को अवॉइड नहीं कर सकते। फिर हमने एक नई चीज को कर लिया कि ठीक है जी, अगर इसको नहीं कर सकते ना तो कुछ और कर लेते हैं, और वो क्या कर दी, पोमग्रेनेट की सॉफ्ट सीडेड वेराइटीज को प्रोड्यूस करवा लिया हमने, सॉफ्ट सीडेड वेराइटीज को प्रोड्यूस करवा लिया। ठीक है, यानी कि जो उनके बीज जो होंगे वो बीज मुलायम रहेंगे, आप जैसे अनार खाओगे तो आपको बीज ना वो हार्ड नहीं लगेंगे, हार्ड नहीं लगेंगे तो आपको खाना खाना वो पोमग्रेनेट खाने में मजा आएगा। ठीक है, आप बोर नहीं होगे उस चीज से, या फिर आपको इरिटेशन नहीं होगी, ध्यान रखना, या फिर जूस वगैरह बनाओगे तो उसमें भी वो दाने से आपको ना इरिटेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डालने के दो कारण है, एक कारण तो ये कि एक एक शब्द आपके आंसर को बदल देगा, और दूसरा कारण ये कि पोमग्रेनेट जब भी पढ़ो ना हॉर्टिकल्चर में, तो वहां पे उसके सॉफ्ट सीडेड वेराइटीज को स्पेशल से पढ़ लेना। पोमग्रेनेट में क्वेश्चन आता है ये बहुत सारा कि पोमग्रेनेट की कौन सी वेराइटी सॉफ्ट सीडेड वेराइटी है। ठीक है ना, जिस तरीके से कई पेट क्वेश्चन हो जाते हैं ना, उसी तरीके से पोमग्रेनेट का पेट क्वेश्चन हो गया कि सॉफ्ट सीडेड वेराइटी कौन सी है, वो अलग अलग वेराइटीज है, वो आप अपने आप से देख लेना। ओके, तो डिजायरेबल और आपके प्रैक्टिकल दोनों में फर्क है। ठीक है, वाटरमेलन में क्या दिक्कत है यार, वाटरमेलन में बीज आए हमने फेंक दिए, लेकिन उसमें तो हमें खाना ही वही पड़ेगा, और बीज अगर बहुत ज्यादा सख्त हुआ तो फिर उसको खाने में दिक्कत आएगी ना हमको, वो चीज है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एम्ब्रियो को मैच्योर कम होने दिया और उसके कम डेवलपमेंट होने दिया उसको। ओके, उनको हमने क्या बोल दिया, सॉफ्ट सीडेड वेराइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 78 पे। इसमें क्या बोला गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर स्टोरिंग ग्रीन कलर्ड एप्पल एट लो टेम्परेचर, कि हरे रंग में जो सेब होंगे, वो सेब को ना हरी अवस्था के अंदर निम्न तापक्रम पे स्टोर करने का सबसे बढ़िया कारण बता दीजिए इसमें से। पहला बोल दिया कि प्रकाश संश्लेषण की रेट जो होगी रिड्यूस हो जाएगी, दूसरा बोल दिया रेस्पिरेशन की रेट रिड्यूस हो जाएगी, तीसरा बोल दिया कि दोनों की रेट रिड्यूस हो जाएगी, और चौथा बोल दिया कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ना पूरी तरीके से हमने इनहेबिटेट कर दिए, यानी कि उनको पूरी तरीके से टाल दिया हमने। तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई भी चीज जिंदा है, जिंदा का मतलब हो गया कि वो सांस लेगी, ध्यान रखना, जिंदा का मतलब हो गया वो रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा, तो डी ऑप्शन आपका सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया जाता है कि कंप्लीटली तो आप हटा ही नहीं सकते किस चीज को, रेस्पिरेशन को, अगर वो चीज जिंदा है तो। और मेरा सवाल आपसे है, क्या सीड जिंदा रहते हैं? डेफिनेटली जिंदा रहते हैं। क्या आपके फ्रूट पार्ट है वो जब तक डिके नहीं हो जाए, जब तक सड़गल ना आ जाए, तब तक वो जिंदा रहता है क्या? बिल्कुल जिंदा रहती है उसकी सेल्स तब तक। ओके, उसके अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देते हैं, इसलिए हम लो टेम्परेचर पे स्टोर कर लेते हैं ताकि इथाइलिन अपना इफेक्ट शो ना कर पाए। डी ऑप्शन को हमने अभी तक एलिमिनेट कर दिया, और उसके बाद में हमने किसको एलिमिनेट कर दिया, ए ऑप्शन को, गलत जगह पे मार्किंग होगी, डी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, ए ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जंग लड़ गई बी और सी के बीच में। तो देखिए सीधी सी बात है, लो टेम्परेचर पे आप स्टोर करके रख रहे हो, तो क्या वहां पे लाइट रिक्वायरमेंट हो पाएगी? आप फ्रिज के अंदर कोई चीज रख रहे हो, लो टेम्परेचर है, क्या वहां पे लाइट पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ही नहीं है। ये ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए, क्या हर सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती है? हर सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, केवल वो कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कर सकती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाए। और पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है प्यारे बालकों? वो पाया जाता है किसके अंदर? पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर।
और यहाँ पे तो बात फ्रूट की हो रही है ना, तो फ्रूट के अंदर किस तरीके से पाया जाएगा आपके क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा तो कैसे करेगा प्रकाश संश्लेषण मेरे दोस्तों? तो वो क्या करेगा, वो आपके रेस्पिरेशन की रेट को रिड्यूस कर लेगा लो टेम्परेचर में स्टोर करने से ग्रीन कलर्ड एप्पल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इथाइलिन प्रोडक्शन रुक जाएगा, और इथाइलिन प्रोडक्शन रुक गया तो वो खराब नहीं होगा जल्दी जल्दी, वरना इथाइलिन वो चच्चा जान है जो क्या कहेंगे कि फटाफट से फॉर्मेलिटी के नाम पे चीजों को निपटाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ राइट आंसर क्या रह जाएगा, बी, नोट सी। 86 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, लेजेंडरी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। द एक्चुअल प्रेशर विथ विच वाटर एंटर्स इनटू द सेल इज कॉल्ड। तालियां होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्या रह जाएगा, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सक्शन प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट को ही हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर बोलते हैं, ध्यान रखना। और सक्शन प्रेशर का मतलब क्या हो गया, पानी को जो एंटर अंदर लाने का काम करेगा वो वाला। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे। इसमें क्या बोला गया, इफ सेल ए, हाँ जी, इस क्वेश्चन में चलते हैं। अब ना एक चीज है, रट्टे मारने की ना एक लिमिट होती है, एक ना अपना विजन डेवलप करो आप लोग। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया इफ सेल ए विद ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले तो टीपी आ गया, तो टीपी को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि वो प्रेशर में बात कर रहा है। ठीक है, वो किस में बात नहीं कर रहा, पोटेंशियल में बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। अगर उसको पोटेंशियल में बात करनी होगी तो वो टीपी वर्ड यूज नहीं करेगा, पीपी वर्ड यूज करेगा, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि ओपी से आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओपी मे बी स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मे बी स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब आपको पता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दे दिया, तो आप किसमें सारी की सारी कैलकुलेशन करोगे, वाटर पोटेंशियल में। लेकिन अगर आपको दे दिया गया प्रेशर, तो आप किसमें कैलकुलेशन करोगे, डीपीडी में कैलकुलेशन करोगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट में कैलकुलेशन करोगे। डीपीडी का फॉर्मूला आप सारे लोग जानते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब यहाँ पे आप लोगों से एक ही गलती करी है, बस वो एक गलती बता देता हूँ आपको क्या है। आपने टर्गर प्रेशर को मान लिया क्या, सेल ए में -4। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि OP इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो बीच में लिख दिया ना, इज इक्वल टू का सिंबल दे दिया ना उसने, तो TP -4 नहीं है, वो TP इज इक्वल टू 4 है। और यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ये चीजें खुद से रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, ध्यान रखना। अब इज इक्वल टू 4 होगा। अब हम कैसे, एक तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे बाकी सब में बराबर बराबर दे रखा है, इसलिए यहाँ भी बराबर होना चाहिए था, वो -4 नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी टाइपिंग एरर आ गई। लेकिन अब हम कैसे मान ले वो टाइपिंग एरर है, तो आप लोग ऐसे मान लीजिए कि टर्गर प्रेशर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव होती नहीं कभी। आप पढ़ के देखना, आप टर्गर प्रेशर और इवन प्रेशर पोटेंशियल ही एकमात्र ऐसा पोटेंशियल है, या फिर वन ऑफ दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल जो क्या होगा, अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, वरना ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू रखता है। ठीक है, वो वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव वैल्यू अपने आप में, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। प्रेशर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव में आती नहीं उसकी, सॉरी उसकी नेगेटिव में वैल्यू आती नहीं, उसकी मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू उसकी जाती नहीं। प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, टर्गर प्रेशर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप क्या मानोगे, यहाँ पे आप सेल ए के लिए कैलकुलेशन करोगे, तो सेल ए के लिए डीपीडी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, तो क्या रह गया 5 - 4, तो एक सेल ए में रह गया ए, और सेल बी में क्या रह गया 3 - 1 यानी क्या 2। तो ऑब्वियस है जिसका डीपीडी ज्यादा होगा वो पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो सेल ए से क्या हो जाएगी, अदर सेल्स के अंदर मूवमेंट कर जाएगी, और फिर यह क्वेश्चन आपका फाइनली सही हो जाएगा। टर्गर प्रेशर कभी भी माइनस में होता ही नहीं ना, थोड़ा बहुत दिमाग यूज कर लिया करो यार, वापस थोड़ी ले जाके देना है कि हम तो बस उधार पे लेकर के आए हैं, थोड़े दिनों में वापस देना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है इनमें से, इजी क्वेश्चन है। लॉन्ग डे प्लांट कौन से सीजन में लगता है, रबी सीजन में लगता है, और रबी सीजन में कौन सा लगेगा, वीट लगेगा, बाकी सारे के सारे खरीफ सीजन के, या फिर क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। जैसे सोयाबीन है उसको दोनों सीजन में लगाया जा सकता है, लेकिन आता किसमें ये SDP शॉर्ट डे प्लांट में आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, यहाँ पे ए लिखा जाएगा, ए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। उसके बाद में चलते हैं 92 की तरफ। 92 के अंदर क्या बोल दिया गया, प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस स्टॉप, कि एंडोऑस्मोसिस होना कब रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है, व्हेन वाटर कंसंट्रेशन बिकम इक्वल। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि वहां पे हो क्या रहा था, वहां पे क्या वाटर पोटेंशियल, वाटर कंसंट्रेशन के बारे में कोई मसला था क्या ओस्मोसिस में? ओस्मोसिस में मसला तो सारा का सारा सोल्यूट का था जी,
लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, मसला सारा का सारा सोल्यूट का था। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को समझना कि मेरे पास में ये एक बीकर है, बीकर को मैंने क्या कर दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट कर दिया। एक साइड में मैंने क्या डाल दिया, 50 ml पानी डाल दिया और दूसरी साइड में मैंने 50 ml पानी डाल दिया। अब एक के अंदर 50 ml पानी के अंदर मैंने 10 ग्राम कोई और मटेरियल डाल दिया और एक के अंदर मैंने 100 ग्राम कोई और मटेरियल डाल दिया, तो पानी तो दोनों का इक्वल है ना, तो पानी तो इक्वल है, तो ऐसा इसका मतलब थोड़ी हो गया कि वो ऑस्मोसिस में होगा ही नहीं। बिल्कुल इसमें ऑस्मोसिस होगा, लेकिन कब तक होगा, जब तक क्या हो जाएगी, दोनों की कंसंट्रेशन ना इक्वल हो जाए, और दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना, तो इसमें राइट आंसर ए थोड़ा ना होगा, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। पानी की मात्रा बराबर नहीं करनी, हमें इक्विलिब्रियम स्थापित करना है, सबको इक्वल इक्वल मात्रा में हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, आगे देखिए, तो राइट आंसर क्या रह गया, बी। यहाँ पे ओस्मोसिस आपको शो किया गया है, ये एक साइड में पानी है, दूसरी साइड में पानी है, यहाँ पे हाई सोल्यूट है और यहाँ पे सोल्यूट कम है, तो आपको पता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा क्या वाटर, तो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया। इस पॉइंट पे आकर के इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया, लेकिन क्या पानी की मात्रा दोनों में एक बराबर है क्या, नहीं, इसमें कितना सारा पानी, लेकिन ये कहेगा मेरे पास पानी ज्यादा है तो मेरे पास आपके सोल्यूट भी तो ज्यादा है ना, आपके पास सोल्यूट की मात्रा कम है, पानी की मात्रा, आपके पास सोल्यूट की मात्रा भी कम है, अगर आपके पास पानी की मात्रा कम है तो आप इक्वल इक्वल करके देखेंगे, आप अनुपात निकाल के देखेंगे पर सोल्यूट पानी की मात्रा, तो हमारे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है। इसलिए आपने ऐसा मत बोलिए कि हमने भेदभाव कर लिया, तो कोई भेदभाव नहीं किया हमने तो इक्विलिब्रियम स्थापित किया है, साम्य अवस्था स्थापित की है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था उसमें। उसके बाद में अपन चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला गया, पिगमेंट सिस्टम इज कंसर्न्ड विद, कि पिगमेंट सिस्टम किसके साथ कंसर्न है दिए गए ऑप्शन में से। एक बात फिर से बता देता हूँ, विकास ने मेरे से इस क्वेश्चन में डाउट पूछा कि यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम सेकंड आना चाहिए था, नहीं आता। मान लो प्री पीजी का एग्जाम दे रहे हो और उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो उसको ये बोलोगे क्या यहाँ पे ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, नहीं आ रहा क्वेश्चन में, नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा, आपको चार में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, पिगमेंट सिस्टम सेकंड आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन उसने इतना तो डीप में क्वेश्चन दिया ही नहीं ना, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछ लिया। अगर वो ये पूछ लेता कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किससे होगा और ये बोल देता कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट सेकंड वगैरह ये सारी चीजें दे देता, तो फिर आप सोचते इतना डीप, राइट नाउ क्यों सोचते हो इतना डीप आप, पिगमेंट सिस्टम क्या करेगा, किससे जुड़ा है, वो फोटोलाइसिस से जुड़ा है आपके। दूसरी चीज, आप बात करोगे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम सेकंड के बारे में, तो भाई साहब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को चालू रखने के लिए कम से कम एक बार तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड को काम करना ही पड़ेगा। एक बार वो हाइड्रोलाइसिस करेगा वाटर का या फिर फोटोलाइसिस करेगा वाटर का, इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो वो एक बार इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को देगा, फिर वो उसी इलेक्ट्रॉन को पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट घुमाए रखेगा बार बार, लेकिन कम से कम एक बार तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड को शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो वो तो सेल्फ अंडरस्टूड बात होगी कि आपका पिगमेंट सिस्टम किससे रिलेटेड है, वाटर के फोटोलाइसिस से रिलेटेड, ना आपके रिडक्शन से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कौन सी फेज में होता है, डार्क फेज में, और ये सारी बातें कौन सी है, लाइट फेज की बातें हैं ये सारी। ओके, फ्लोवरिंग के बारे में बात करेंगे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, नन ऑफ दिस, तो गलत है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या रह जाएगा, ए राइट आंसर रह जाएगा। और इसी के साथ आपके जो थर्ड मॉक टेस्ट था या थर्ड प्रैक्टिस सेट था उसके सारे डाउट्स कवर होते हैं। और थैंक यू।